व्यक्तियों को कुचलकर उनके विचारों को नहीं मार सकते। ये शब्द हैं भगत सिंह के। और यही शब्द आप कह सकते हैं हमारे आज के पूरे विश्लेषण का सार हैं। मतलब एक विचार की ताकत जो किसी भी इंसान की जिंदगी से कहीं ज्यादा बड़ी, कहीं ज्यादा अमर होती है। तो चलिए इसी बात को और गहराई से समझते हैं। आज हम भगत सिंह को सिर्फ एक क्रांतिकारी की तरह नहीं देखेंगे। नहीं, हम उन्हें एक ऐसे इंटेलेक्चुअल, एक ऐसे बुद्धिजीवी के तौर पर जानेंगे जिनके विचारों ने ही उनके हर एक्शन को एक दिशा दी और उनकी लेगेसी को हमेशा हमेशा के लिए अमर बना दिया। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? ये शुरू होती है एक बहुत ही दर्दनाक घटना से। एक ऐसी घटना जिसने एक नौजवान लड़के को, भगत सिंह को, हमेशा के लिए क्रांति के रास्ते पर ला खड़ा किया। जरा सोचिए, उम्र क्या थी उनकी? महज 11 साल। सिर्फ 11 साल। साल था 1919 और उन्होंने अपनी आंखों से जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद का वो खौफनाक मंजर देखा था। और पता है उन्होंने वहां क्या किया? उन्होंने उस बाग से कांच की एक बोतल में वो मिट्टी भर ली। वो मिट्टी जो पानी से नहीं बल्कि सैकड़ों बेगुनाह हिंदुस्तानियों के खून से सनी हुई थी। तो वो मिट्टी, वो बॉटल, वो महज एक बॉटल नहीं थी, वो एक प्रतिज्ञा थी। और उस प्रतिज्ञा ने उन्हें कहाँ पहुंचाया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे उस एक पल की प्रेरणा ने उनके सबसे बड़े और चर्चित क्रांतिकारी कामों को जन्म दिया। और इसके बाद घटनाएं बहुत तेजी से घटीं। पहले सॉन्डर्स की हत्या, ये लाला लाजपत राय की मौत का बदला था। और फिर सेंट्रल असेंबली में बम धमाका। अब देखिए, यहाँ मकसद किसी को मारना बिल्कुल नहीं था। ये तो बस एक प्रतीकात्मक विरोध था, बहरी हो चुकी अंग्रेजी हुकूमत के कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने का एक जरिया। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। सोचिए, असेंबली में बम फेंकने के बाद वो और उनके साथी चाहते तो बड़ी आसानी से भाग सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने खुद को गिरफ्तार करवाया। तो सवाल ये उठता है कि क्यों? क्या ये कोई गलती थी? नहीं, ये एक सोची समझी रणनीति थी। पर आखिर उनका प्लान था क्या? उनका प्लान था अदालत को पूरे देश के लिए एक क्लासरूम में बदल देना। जी हाँ, एक क्लासरूम। वो जानते थे कि उन पर मुकदमा चलेगा और वो इसी मुकदमे को एक ऐसा मंच बनाना चाहते थे जहां से उनके विचार अखबारों के जरिए हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचे। तो गिरफ्तारी के बाद शुरू होता है इस कहानी का सबसे इंटेलेक्चुअल, सबसे बौद्धिक हिस्सा। ये वो दौर था जब एक्शन की जगह विचारधारा ने ले ली और जेल की वो चार दीवारें उनके विचारों को कमजोर करने की बजाय और ज्यादा मजबूत बना देती हैं। जेल के अंदर उन्होंने क्या किया? भगत सिंह और उनके साथियों ने एक ऐतिहासिक भूख हड़ताल शुरू की। 1-2 दिन नहीं, पूरे 116 दिन। और ये हड़ताल सिर्फ अच्छे खाने या सुविधाओं के लिए नहीं थी। नहीं, ये भारतीय राजनीतिक कैदियों के हक के लिए थी, उनके सम्मान के लिए थी। ये इतनी जबरदस्त हड़ताल थी कि इसी दौरान उनके एक साथी जतिन दास शहीद हो गए। और यहीं हमें भगत सिंह की सोच का असली मर्म समझ में आता है। वो कहते थे, बम और पिस्तौल से इनकलाब नहीं आता, इनकलाब की तलवार विचारों की सान पर तेज होती है। मतलब उनके लिए असली हथियार कोई बम या पिस्तौल नहीं था, असली हथियार था दिमाग, विचार, विचारधारा। क्योंकि असली बदलाव जो टिकता है वो विचारों से ही आता है। जेल में रहते हुए उन्होंने 3 बड़े विचारों को देश के सामने रखा। पहला था समाजवाद, मतलब आज़ादी सिर्फ अंग्रेजों से नहीं बल्कि हर तरह के शोषण से, चाहे वो गरीब का हो या किसान का। दूसरा नास्तिकता, उनका साफ मानना था कि धर्म एक निजी मामला है और ये लोगों को बांधता है। और तीसरा था अंतर्राष्ट्रीयता, मतलब पूरी दुनिया एक परिवार है और हर इंसान बराबर है, चाहे वो किसी भी देश या धर्म का हो। सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता को लेकर उनकी सोच गांधी जी से काफी अलग थी। ये समझना बहुत जरूरी है। जहां गांधी जी का मानना था कि सरकार को सभी धर्मों का बराबर सम्मान करना चाहिए, वहीं भगत सिंह का कहना था कि सरकार और धर्म का तो कोई लेना देना ही नहीं होना चाहिए। मतलब स्टेट और रिलीजन पूरी तरह से अलग, धर्म आपका पूरी तरह से निजी मामला है। उन्होंने अपना एक बहुत मशहूर निबंध लिखा था, मैं नास्तिक क्यों हूं। उसमें वो लिखते हैं, जो कोई भी विकास के लिए खड़ा है उसे हर पुरानी मान्यता की आलोचना करनी होगी, उसमें अविश्वास करना होगा और उसे चुनौती देनी होगी।
देखिए कितनी गहरी बात है। वो कह रहे हैं कि तरक्की के लिए हर पुरानी चीज पर सवाल उठाना, उसे तर्क की कसौटी पर कसना बहुत जरूरी है। और विचारों का यही सफर अब हमें भगत सिंह की जिंदगी के आखिरी सबसे मार्मिक अध्याय पर ले आता है। एक ऐसा अध्याय जिसने उन्हें एक क्रांतिकारी से उठाकर एक अमर प्रतीक बना दिया। तारीख थी 23 मार्च 1931, वो दिन जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को फांसी दे दी गई। लेकिन ये कोई आम फांसी नहीं थी। अंग्रेजी हुकूमत उनके नाम से इतना डरती थी, उन्हें जनता के गुस्से का, विद्रोह का इतना खौफ था कि फांसी तय वक्त से 11 घंटे पहले रात के अंधेरे में गुपचुप तरीके से दे दी गई। यहाँ तक कि उनके शवों का अंतिम संस्कार भी छिपकर कर दिया गया। और अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में वो क्या कर रहे थे? वो लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे, एक किताब। सोचिए, ये बात दिखाती है कि ज्ञान और विचारों के लिए उनका जुनून, उनका समर्पण कितना गहरा था, जो आखिरी सांस तक उनके साथ रहा। कहते हैं कि जब जेलर उन्हें फांसी के लिए बुलाने आया तो उन्होंने किताब से नजरें भी नहीं हटाईं, बस इतना कहा, ठहरो, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। ये शब्द उनकी निडरता और अपनी पहचान पर उनके अटूट विश्वास को दिखाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि भगत सिंह की कहानी आज भी इतनी रेलेवेंट क्यों है? उनकी असली विरासत है क्या? जवाहरलाल नेहरू ने बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था, वो एक प्रतीक बन गया, उसका काम भुला दिया गया, प्रतीक बना रहा, और कुछ ही महीनों में हर शहर और गांव उसके नाम से गूंज उठा। मतलब भगत सिंह एक इंसान से कहीं ज्यादा प्रेरणा का एक अमर प्रतीक बन गए। उनके एक्शंस शायद लोग भूल भी जाएं, पर वो प्रतीक हमेशा जिंदा रहेगा। और यही हमारे इस पूरे विश्लेषण का सबसे जरूरी टेकअवे है कि भगत सिंह को सिर्फ उनके एक्शन के लिए नहीं, बल्कि उनके विचारों के लिए याद रखा जाना चाहिए। उनकी असली विरासत पिस्तौल में नहीं, कलम में है, बम में नहीं, बल्कि उन किताबों में है जो उन्होंने पढ़ी, और उन विचारों में है जिनकी उन्होंने हमेशा वकालत की। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूं। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में जहां चीजें पल भर में पुरानी हो जाती है, आखिर एक विचार में ऐसी क्या ताकत होती है कि वो 23 साल के एक नौजवान को हमेशा के लिए अमर बना देता है? सोचने वाली बात है।